Hello everyone. So today we are going to start up with the chapter number 3 which is metals and non-metals. Okay, so आज है इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 जहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. ठीक है, पार्ट 1 अभी हम क्या देख रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे, स्पीड में सभी क्वेश्चंस को कवर कर देंगे, काफ़ी सिंपल है. ठीक है, ऑल राइट. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स. तो नॉट शोन बाय मेटल्स लिखा है. ठीक है, सो उसका भी ध्यान देना कि क्या पूछा है, नॉट पूछा है या फिर यस वाला है कि शोन बाय जैसे उस टाइप से पूछा है. ठीक है, एंड ऑल्सो गाइज दिस इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. मैं आपको रिकमेंड करूँगी हर एक चैप्टर का, हर एक मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, हर एक चैप्टर का मैथ और साइंस में बिल्कुल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज़रूर कर लेना, बिल्कुल आप मिस मत करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो मेटल्स कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते, तो यहाँ से डलनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मुझे दिख रही है जो कि मेटल्स शो नहीं करते, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, वो तो लस्टरस होते हैं, वो डल नहीं होते. मेटल्स तो लस्टरस होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हमें पता है मेटल शो करते हैं. सोनोरस यानी कि भाई आवाज़, अगर मैं हिट करूँगी, जैसे मैंने हिट करा, ठीक है, तो मेटल है, मेटल ने क्या करी, साउंड प्रोड्यूस करी. ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होता है कि भाई हम जो है उसको वायरिंग हम क्या कर सकते हैं, उसको सर्किट में यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. और अगर मैं डक्टिलिटी की बात करूँ, यानी कि मैं एक पीस ऑफ मेटल को बहुत लंबे लंबे वायर्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ, दैट इज़ डक्टिलिटी. नेक्स्ट इज़ एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. अभी मैंने आपको बताया डक्टिलिटी. ठीक है, नो डाउट ना. ठीक है, एक्सप्लेनेशन अब सिंपल है, हर एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन आपको दे रखी है. डक्टिलिटी क्या है कि भाई मेटल को हम थिन वायर्स में, एक पीस ऑफ मेटल है, लंबे लंबे वायर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. मेलिएबिलिटी क्या है कि हम वो जो पीस ऑफ मेटल है उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. एक है वायर और एक है थिन थिन शीट्स में जब कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग टर्म है. ठीक है, सोनोरसिटी, ये भी मैंने आपको बताया था कि मेटल्स क्या होता है, सोनोरस नेचर में होते हैं, क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे ही हम उनको हिट करेंगे वो क्या करेंगे, अलग अलग मेटल भाई अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन प्रोड्यूस ज़रूर करते हैं. कंडक्टिविटी क्या है कि भाई वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज़ एन एबिलिटी ऑफ मेटल्स. ऑल राइट, नेक्स्ट एल्यूमिनियम जो है वो यूटेंसिल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स में हम एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं, तो हमें वो प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है एल्यूमिनियम की, जो हम यहाँ पर मेनली जिस प्रॉपर्टी को चेक करते हुए हम देखते हैं कि भाई हाँ हम एल्यूमिनियम को यूज़ कर सकते हैं कुकिंग यूटेंसिल के लिए. तो मुझे पता है अगर मुझे कुकिंग करनी है किसी बर्तन में, मुझे क्या खाना पकाना है, खाना पकाने के लिए मुझे पता है कि टेम्परेचर है, वो ऐसा बर्तन होना चाहिए जिसका टेम्परेचर वो झेल सके. ऐसा नहीं है कि हमने क्या किया, खाना बनाने के लिए गैस स्टोव ऑन करी, थोड़ी देर में वो मेटल ही पिघल गया, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, जो हम जनरली हम यूज़ करते हैं कंटेनर वेसल्स, वो पिघलते नहीं है, मेल्ट नहीं होते, यानी कि हमने वहाँ पर उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी देखी है कि भाई मेल्टिंग पॉइंट उनका ज़्यादा होना चाहिए. मेल्टिंग पॉइंट उनका अगर कम हो जाएगा तो फिर वो कम ही टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो एक तो फोर्थ वाला ऑप्शन देखो कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ डी पे है, तो फिर यही सही होगा. उसके बाद है गुड थर्मल कंडक्टिविटी. देखो एक होता है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक होता है थर्मल. थर्मल में जैसे कि थर्मल है यानी कि हीट से रिलेटेड जो आपकी कंडक्टिविटी है वो होगी आपकी थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है, यानी कि वो हीट को कंडक्ट कर सके, एक ऐसी चीज़ जो हीट को कंडक्ट करे. ऑफ कोर्स हीट कंडक्ट यानी कि एक पार्ट में अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे हम क्या करते हैं जनरली ऐसे बीच में, तो उससे क्या होगा, यहाँ से पूरे में ये जो है हीट का फ्लो हो सकता है, वो होती है थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है, पूरे कंटेनर में हीट का फ्लो हो जाएगा. तो यही दो प्रॉपर्टी हैं. अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का तो हम क्या ही करेंगे, हमें कोई यहाँ वायर नहीं बनाने, सर्किट कंप्लीट नहीं करना. और डक्टिलिटी में मुझे जो है उसको थिन वायर्स में ऐसे कन्वर्ट नहीं करना, तो मुझे डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी का भी कुछ यहाँ नहीं करना यूटेंसिल, कुकिंग यूटेंसिल बनाने के लिए.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा मेटल है जो कि कोल्ड और हॉट यानी कि ठंडे और गर्म दोनों ही पानी से, किसी भी पानी से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सी बात है, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जो रिएक्ट नहीं कर पाएगा वहां देख लो ऑप्शन में से लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है। वैसे तो आपको याद होगा, लेकिन छोटी सी ट्रिक है इन केस आप कंफ्यूज हो जाओ। अब मान लो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन होता कि जो रिएक्ट करेगा इस चीज से, तो जो रिएक्ट कर पाएगा उसमें देख लो मैक्सिमम, जो मैक्सिमम रिएक्टिविटी वाला ऑर्डर है उसको चूज करो जाके। ठीक है, तो आपको वो तो याद होगी अपनी रिएक्टिविटी सीरीज केदारनाथ का मालिक है ना, उस टाइप से मैंने आपको बताया था, तो फिर वो आपको याद होनी चाहिए, फिर तो इजी पीजी क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे आयरन हो जाएगा क्योंकि सोडियम टॉप पे प्रेजेंट है, कैल्शियम मैग्नीशियम टॉप पे प्रेजेंट है, आयरन ही नीचे प्रेजेंट होता है इनके कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट, सोडियम एंड कैल्शियम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, सोडियम और कैल्शियम जो है बहुत विगरसली वाटर के साथ रिएक्शन शो करते हैं। विगरसली का मतलब आई होप आप सभी को पता है, विगरसली का मतलब होता है कि बहुत तेजी से रिएक्शन शो करना, कम इंटरवल ऑफ टाइम में जल्दी से रिएक्शन शो कर देना। ठीक है, तो विगरसली रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। मैग्नीशियम जो है वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए। अगर मैं आयरन की बात करूं तो ना तो वो गर्म से ना ही ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा, लेकिन वो स्टीम से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज वाले पार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। सोडियम कैल्शियम ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो वो विगरसली रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम उनसे थोड़ा नीचे तो फिर वो हॉट वाटर से, ठंडे से नहीं कर पाता, गर्म पानी से रिएक्ट करता है। और आयरन जो है वो ठंडे से भी नहीं, गर्म से भी नहीं, बल्कि स्टीम से जाके रिएक्ट करता है। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी जब भी आपको क्लियर हो पाएंगे। नेक्स्ट, which of the following oxides of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? डायरेक्ट आंसर है Fe3O4। ठीक है, आयरन का जब आप रिएक्शन करा दोगे स्टीम के साथ, हमने देखा भाई वाटर ठंडा हो गर्म उसके साथ तो रिएक्शन होगा ही नहीं, तो स्टीम के साथ जब आप रिएक्शन करा दोगे तो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन मेंशन है यहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर? क्या होगा अगर हमने कैल्शियम को ट्रीट कर दिया वाटर के साथ, दैट मीन कैल्शियम का रिएक्शन करा दिया वाटर के साथ, क्या होगा? हमें पता है रिएक्शन, क्योंकि ये क्या है, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें हमारी 10th के अकॉर्डिंग पहले होता है पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, यानी कि थर्ड नंबर पे, यानी कि टॉप में ही प्रेजेंट है। तो डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, रिएक्शन होगा, वॉयलेंटली भी नहीं होगा, लेस वॉयलेंटली बिल्कुल ठीक है। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, ये बिल्कुल सही है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट यानी कि डी ऑप्शन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, कैल्शियम का रिएक्शन जब वाटर के साथ होगा तो क्या होगा। फ्लोटिंग क्यों होती है ये मैंने आपको वन शॉट में भी बताया था, और वैसे मैंने आपको डिटेल वाले पार्ट्स में भी बता रखा है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, generally metals react with acid to give salt and hydrogen gas. Which of the following acid does not give hydrogen on reacting with metals? अब ध्यान देना, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी हमने कवर किया था और इम्पॉर्टेंट भी है। एसेशन रीजन टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से गिव रीजन का क्वेश्चन आ सकता है, तो चांसेस ज़्यादा है इस क्वेश्चन के आने के। ठीक है, सो क्या कहा है यहाँ पर कि जनरली जो मेटल्स हैं वो रिएक्शन शो करते हैं एसिड के साथ, क्या देने के लिए, मतलब वो क्या देते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ऐसा कौन सा एसिड है जो कि एसिड जो मेटल के साथ रिएक्शन शो करेगा पर फिर भी हाइड्रोजन नहीं रिलीज करेगा? सिंपल सी बात है, HNO3। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि जो हाइड्रोजन रिलीज होती है ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर देता है, तो फॉर्मेशन हो जाती है वाटर की, और यहाँ पर हाइड्रोजन का इवोल्यूशन नहीं हो पाता। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान से देखो, एक्सेप्ट मैंगनीज एंड मैग्नीशियम लिखा है, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि रिएक्शन शो, मतलब इस टाइप के रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि भाई HNO3 आंसर क्यों है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस रिलीज क्यों नहीं करता।
कंपोजिशन ऑफ एक्वा रेजिया डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। सबसे पहले ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाइल्यूट गिवन है ऑप्शन में, कुछ भी हम डाइल्यूट यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों ही कंसनट्रेटेड लेते हैं, तो पहले दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए, ठीक है। उसके बाद ये फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, देखो यहाँ पर दोनों ही डाइल्यूट है, तो बचा हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी रेशियो भी आपको पता होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही ऑप्शन आएंगे, ठीक है। सो रेशियो पता होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है 3 और नाइट्रिक एसिड का है 1, यानी कि 3:1 रेशियो होगा, ठीक है। अब आपको बताना है इनमें से आयनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड यानी कि अगर हमारे कंपाउंड में एक मेटल है और एक नॉन मेटल है तो फिर वो पक्का ही क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। यहाँ पर क्या है, दोनों या तो नॉन मेटल हो तो फिर वो हो सकता है कि वो कोवेलेंट कंपाउंड हो या कार्बन कंपाउंड हो, ठीक है। सो यहाँ देखो फर्स्ट में क्या है, KCl क्या है, पोटेशियम और एक है हमारा क्लोरीन। पोटेशियम तो क्या पता है हमें कि ये पॉजिटिव चार्ज बनाता है, क्लोरीन हमें पता है ये क्या बनाता है, नेगेटिव चार्ज। तो भाई ये तो बन गया क्या, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। HCl, अब HCl बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि H+ हो जाएगा, Cl- हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये कोई आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। CCl4 अगेन कार्बन आ गया, तो फिर आयनिक बॉन्ड तो क्या ही बनेगा, कार्बन क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। एंड NaCl और KCl का केस एक जैसा है, दोनों ही आयन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following properties is generally not exhibited by ionic compounds? Ionic compounds कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से शो नहीं करते पे ध्यान देना, ठीक है। ऑल राइट, फर्स्ट इज solubility in water, electrical conductivity, solid state, high melting and boiling point, electrical conductivity in molten state। ध्यान दो सेकेंड ऑप्शन में लिखा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, तो क्या ये सॉलिड स्टेट में, अब देखो अब ये है solubility in water। अगर इसमें किसी को डाउट आए ना, NaCl को याद कर लो। NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड ही तो है NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। क्या वो वाटर में सॉल्युबल होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि ये क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल ही हटा दो क्योंकि नॉट पूछा था, ये तो सही है। सेकेंड है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये भी ज़्यादा होता है। अगर आप नमक का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो वो ज़्यादा है। अब क्वेश्चन है अपने दो ऑप्शन का, बी और डी का। अब मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पर सॉलिड स्टेट में नहीं होती और मोल्टन स्टेट में होती है। मोल्टन स्टेट में इसीलिए होती है क्योंकि मोल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर होता है ना, इनका सॉलिड रिजिड स्ट्रक्चर होता है, तो फिर ये जो है मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं, इनके जो आयंस है वो फ्री हो जाते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में इनके रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से इनके आयंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन द नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट क्या होता है, बताओगे मुझे नेटिव स्टेट क्या होता है? नेटिव स्टेट यानी कि अपनी फ्री स्टेट में कौन सा जो ऐसा मेटल है इनमें से वो एग्जिस्ट करेगा नेचर में। अगेन आपको रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर बेसिस पे डायरेक्ट आंसर देना होगा। यहाँ पर जिंक तो हाईली रिएक्टिव है और कॉपर की मैं बात करूँ तो कॉपर जो है दोनों फॉर्म्स में मिलता है, नेटिव में भी मिलता है और कंबाइंड में भी मिलता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन होगा, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। ऑल राइट, मेटल्स जो है हम अलग अलग तरीके से यूज़ करके उनको रिफाइन करते हैं। कौन से मेटल आर रिफाइंड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम कौन से मेटल को रिफाइन करते हैं? सो सिंपल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज़ करेंगे तो यहाँ से हमें पता है गोल्ड और कॉपर। देखो यहाँ एग्जामिनर ने क्वेश्चन अच्छा बनाया है, कैसे? क्योंकि हो सकता है बच्चों को कन्फ्यूज़न हो हाईली या फिर जो कम होते हैं, जो लोअर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, तो हाई वाले दो दे दिए, लो वाले दो दे दिए, अब आप कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं हम हाईली रिएक्टिव के लिए। सो थर्ड और फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक हो जाते हैं अगर हम उनको बहुत टाइम तक एयर के एक्सपोजर में रख दें तो। क्यों होती है ब्लैक जो फॉर्मेशन होती है, क्या होता है जो ब्लैक कलर का होता है, तो दैट इज सिल्वर सल्फाइड। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिल्वर सल्फाइड याद रख लेना, Ag2S फॉर्मूला होता है, ठीक है, Ag2S, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन एक मेथड है जहां हम आयरन को प्रिवेंट करते हैं रस्टिंग से। किस चीज़ की कोटिंग करते हैं हम आयरन के ऊपर, सिंपल क्वेश्चन, जिंक की रस्टिंग कर देते हैं। सेकेंड, स्टेनलेस स्टील जो है वेरी यूजफुल मटेरियल है हमारी लाइफ में। स्टेनलेस स्टील में जो है हम आयरन को मिक्स कर देते हैं विद सिंपल क्वेश्चन, निकल और क्रोमियम के साथ हम आयरन को मिक्स कर देते हैं स्टेनलेस स्टील में। यहीं पर अगर मैं आपसे स्टील के लिए पूछ लेती तो क्या करते हैं हम आयरन के साथ, कौन सा एक और मेटल या नॉन मेटल डालते हैं, जल्दी से चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। ऑल राइट, अगर कॉपर को हमने ओपन एयर में रख दिया तो धीरे धीरे वो अपनी शाइनिंग जो ब्राउन सरफेस होती है कॉपर की वो चली जाती है और एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है कॉपर की सरफेस पे। अब जैसे हमने सिल्वर पे देखा था कि सिल्वर पे ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, दैट इज ड्यू टू सिल्वर सल्फाइड। अब यहाँ पर कॉपर की सरफेस पे ग्रीन कोट हो जाता है, ग्रीन कोट डेवलप हो जाता है, दैट इज ड्यू टू कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, copper oxide. On exposure to air, copper reacts to atmospheric oxygen to form copper oxide layer which is green in color. लेकिन मैं यहाँ पर अगर मेनली आंसर में बात करूँ, देखो यहाँ कॉपर ऑक्साइड जो है, परफेक्ट आंसर हम नहीं कह सकते। जो कॉपर ऑक्साइड है मतलब जो कॉपर है वो पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन कॉपर ऑक्साइड जो है वो ग्रीन कलर की नहीं होती, दैट इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। सो ब्लैक कलर की होती है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन जो है कॉपर ऑक्साइड फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ जब रिएक्शन शो करती है, जब वहाँ पर एक और लेयर बन जाती है कॉपर कार्बोनेट की, ठीक है, देख सकते हो आप CuCO3, दैट इज कॉपर कार्बोनेट व्हिच इज एग्जैक्टली ब्लैक ग्रीन इन कलर, ठीक है। सो कॉपर कार्बोनेट होती है जो कि ग्रीन कलर की होती है, कॉपर ऑक्साइड ग्रीन कलर की नहीं होती, ठीक है। सो कॉपर ऑक्साइड जो है वो ब्लैक कलर की होती है, गलत है यहाँ पे, ठीक है। जब कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ, जब फॉर्मेशन होती है ग्रीन कलर के कॉपर कार्बोनेट की, ठीक है। जनरली ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं नेचर में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलेगा रूम टेम्परेचर पे। ऑल राइट, कौन सा मेटल हमें मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया हमने क्लोराइड के साथ, कौन सा मेटल है जो मिलेगा, सिंपल हाईली रिएक्टिव ही मेटल है जो कि मिलेंगे, सोडियम कैल्शियम, ठीक है। जनरली नॉन मेटल्स नॉन लस्टरस होते हैं, कैसा नॉन मेटल जो कि लस्टरस है, आयोडीन इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय अदर 3 मेटल्स। सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो कि, अगर मैं बात करूं, मान लो मैंने जिंक उठा लिया, तो आपको जो है वो जिंक चेक करना है, जो भी आप मेटल उठा रहे हो ऐसा होना चाहिए कि बचे हुए जितने भी मेटल है ना आपके पास यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर कुल मिला के आपको एक ऐसा मेटल देना है जो सबसे कम है रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर मैं जिंक उठा रही हूँ, जिंक अगर आप आंसर बता रहे हो, तो कंडीशन ये है जिंक के आंसर होने के लिए कि मैग्नीशियम भी इसको डिस्प्लेस कर दे। क्या मैग्नीशियम कर देगा? यस, मैग्नीशियम तो कर देगा। सिल्वर भी कर दे, क्या सिल्वर कर देगा? नहीं, सिल्वर नहीं कर पाएगा। कॉपर कर देगा? नहीं, कॉपर नहीं कर पाएगा। तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। सिल्वर पे चलते हैं। सिल्वर की अगर मैं बात करूँ, सिल्वर केदारनाथ का, मालिक कालू जराफी का पक्का था, है हाई कोर्ट है आपका, ठीक है। हाई कोर्ट में अगर मैं बात करूँ, सही हो गया कॉपर, और उसके बाद आता है हमारा सिल्वर। यानी कि यहाँ पर मैग्नीशियम भी इसको कर सकता है, जिंक भी कर सकता है और कॉपर भी कर सकता है। ये मैंने आंसर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, तो वो आपको याद होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लीस्ट रिएक्टिव मेटल बताना है, सो यहाँ पर क्या है, वो सिल्वर है, ठीक है। नेक्स्ट, 2 milliliter each of concentrated hydrochloric acid, nitric acid and a mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio 3:1 were taken in test tube.
ठीक है, कुल मिला के यहाँ पर क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में HCl रखा है 2 मिलीलीटर, एक टेस्ट ट्यूब में आपने नाइट्रिक एसिड रखा है 2 मिलीलीटर, और एक टेस्ट ट्यूब में आपने इन दोनों का मिक्सचर रखा है 3:1 के रेशियो में, कॉन्सेंट्रेटेड, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड उनका रेशियो रखा है, मिक्सचर रखा है। अब मैंने एक मेटल पीस डाल दिया हर एक टेस्ट ट्यूब में, लेकिन मैंने देखा कि कोई भी चेंज टेस्ट ट्यूब ए और बी में नहीं आया था, मतलब कि मेटल जो है उसमें डिसॉल्व हो गया था, मेटल इसी में जाके मेटल क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। ठीक है, मेटल डिसॉल्व हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं टेस्ट ट्यूब सी की, तो वहां पर मेटल डिसॉल्व नहीं हुआ। जस्ट अ सेकेंड, मेटल ए और बी में, यस, ए और बी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन सी में जो है मेटल डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा एक मेटल है। ठीक है, द मेटल कुड बी। अब आपको बताना है कि देखो ए और बी में हमने अकेला नाइट्रिक एसिड लिया है, एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, हमने मेटल डाला, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। मेटल एक ऐसा बताना है वो कौन सा मेटल होगा जिसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर जब मैंने एक्वा रेजिया, मुझे पता है कि 3:1 का रेशियो अगर हो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, तो 3:1 के रेशियो में तो एक्वा रेजिया बन जाता है। तो वो कौन सा मेटल हो सकता है? सो दैट कैन बी गोल्ड। यस, गोल्ड हो सकता है वो। ठीक है, आंसर इज गोल्ड बिकॉज सोल्यूशन सी इज मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड विच इज कॉल्ड एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या है? गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है। एलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। किसका? मेटल का। 2-3 मेटल हो सकते हैं या फिर मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। नॉन मेटल का एलॉय कभी भी मिक्सचर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ। अब इसकी तो एक मैंने आपको ट्रिक भी दी थी, कैथोड अट्रैक्ट्स कैटायंस एंड एनोड अट्रैक्ट्स एनायंस। अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। सो एनोड में अगर मैंने एनायंस कहे हैं, एनोड एनायंस मुझे पता है नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, तो एनोड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कैथोड अट्रैक्ट्स कैटायंस, कैटायंस मुझे पता है पॉजिटिव होते हैं, यानी कि कैथोड क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सो आंसर क्या होना चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज एनोड एंड नेगेटिवली चार्ज कैथोड। यस, थर्ड और फोर्थ करेक्ट होंगे। बी इज आंसर। ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स। अब कहाँ डिपॉजिट होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के दौरान अगर मैं बात करूँ प्योर मेटल की, तो प्योर मेटल डिपॉजिट होते हैं एट कैथोड। ठीक है, ध्यान रखना सभी। नेक्स्ट इज, एक एलिमेंट ए है जो कि सॉफ्ट है, उसको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि वो एयर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और वाटर के साथ बहुत ही ज़्यादा विग्रस और वायलेंट रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो इनमें से आपको कुछ मेटल्स दे रखे हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम। ऐसा कौन सा मेटल ये हो सकता है? सो द आंसर इज सोडियम। वेरी सिंपल। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल है जिनको हम ओपन एयर में नहीं रख सकते। ओपन एयर में रख देंगे तो फिर वो एयर के साथ रिएक्शन शो कर सकते हैं। समझ आया? ठीक है, एलॉय क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल का या मेटल नॉन मेटल का। विच अमंग द फॉलोइंग एलॉय कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट? सो दैट इज स्टील। मैंने आपसे पूछा था ना क्लास में Fe के साथ क्या ऐड करेंगे? सो कार्बन होता है वहाँ पे। सो ये कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। तो इनमें बाकियों में अगर मैं देखूंगी ना, ब्रास में, ब्रॉन्ज में, एमलगम किसका होता है? मरकरी का एलॉय होता है। ठीक है, तो इनमें सिर्फ मेटल्स आ रहे हैं, लेकिन मैं स्टील की बात करूँ तो इसमें मेटल के साथ नॉन मेटल भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे सभी। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, वो भी मैग्नीशियम मेटल के साथ। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है कि ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। यस, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है, तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड, इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। तो क्या मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है? मुझे तो नहीं लगता, खुद सोचो आप। कोल्ड वाटर के साथ अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो क्या वो मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर बनाता है? ठीक है, देखते हैं आगे। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। ठीक है, या तो कोल्ड सही होगा या तो हॉट सही होगा। ठीक है, फोर्थ, इट रिएक्ट्स विद स्टीम। यहाँ आपको बताना था विच अमंग द फॉलोइंग इज
इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल। सो मैग्नीशियम के लिए अगर मैं बात करूँ सभी के, अब जो है आप फाइनल आंसर्स ध्यान से देखो। इट रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। सेम आपको दे रखा है हॉट वाटर के लिए। सो अब यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि यहाँ गिवन है कि रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ और प्रोडक्ट दे रखे हैं। बल्कि मुझे पता है कि मैग्नीशियम तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन शो ही नहीं करता है। मैग्नीशियम को तो या तो गर्म पानी चाहिए या तो स्टीम चाहिए रिएक्शन दिखाने के लिए। तो स्टेटमेंट बी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ऑल राइट। Which among the following alloy contain mercury as one of its constituents? अभी ही बताया था अमलगम एक ऐसा एलॉय होता है जहाँ पर मरकरी होता है, और यहाँ से अमलगम तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जिंक अमलगम लग रहा है। और एल निको की आपको अगर मैं बात बताऊं तो एल निको तो बहुत ही अमेजिंग है, मतलब नाम और कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रही हूँ मैं। एल एल्यूमिनियम, एन आई निकल, सी ओ कोबाल्ट। बहुत सिंपल और अमेजिंग है ना। यस। ऑल राइट। रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड। ये मैंने आपको मेंटी क्विज में भी कराया था, है ना। एक्स और वाई के बीच में जब रिएक्शन हो रहा है तो एक जेड कंपाउंड बन रहा है। एक्स जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है यानी कि पॉजिटिव बन गया, और वाई जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है यानी कि नेगेटिव बन गया। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। वाई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो नेगेटिव बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय जेड। तो ये कंपाउंड क्या बन गया, ये कंपाउंड बन गया हमारा जेड। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है कि ये एक है आयनिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इंक्लूडेड हैं। ठीक है। सो अब आपको बताना है आयनिक कंपाउंड बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो मुझे पता है आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बिल्कुल नहीं होता। तो यही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में यस वो कंडक्ट करते हैं और वो सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करते हैं। यस वी नो दैट। ठीक है। ऑल राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 3 मेटल्स की दे रखी है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है चलिए देखते हैं। एक्स की है 2,8। अब ध्यान से देखो 8 है यानी कि 8 है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ देखो हमें पता है 8 होता है ऑक्टेट कंप्लीट है यानी कि क्या हो गई एक नोबल गैस। एक्स क्या है, एक नोबल गैस, क्योंकि यहाँ पर क्या है ऑक्टेट कंप्लीट है। 7 यानी कि 8 करने के लिए एक की कमी है। मुझे पता है कि 8 अगर लास्ट वाले शेल में होता है तो फिर वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है, और 7 को भी 8, हर एक को भी स्टेबिलिटी चाहिए। 7 को 8 अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वाई क्या हो जाएगा, नॉन मेटल, और यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक मेटल। तो नोबल गैस, नॉन मेटल एंड मेटल। करेक्ट बताना था। एक्स एक मेटल है, नहीं एक्स तो एक नोबल गैस है। वाई एक मेटल है, नहीं वाई एक नॉन मेटल है। जेड एक नॉन मेटल है, जेड नहीं जेड एक मेटल है। वाई एक नॉन मेटल है और जेड एक मेटल है। यस ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, जनरली मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। सो द आंसर इज एल्यूमिनियम एंड जिंक आर दी मेटल जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर है सभी को, याद रखना है सभी। ठीक है। जनरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन अगर मैं बात करूँ ग्रेफाइट की, सो ग्रेफाइट क्या है, एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये हमने कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ा है। क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है। डिटेल हमने कार्बन के चैप्टर में पढ़ी है। ठीक है। ऑल राइट। इलेक्ट्रिक वायर्स पे हम कोटिंग लगा देते हैं ना इंसुलेटिंग मटेरियल की। इंसुलेटर यानी कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो वो हम इसीलिए लगाते हैं ताकि इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह ना लगे। तो मटेरियल पूछा है जो हम जनरली यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सिंपल। इनमें से कौन सा नॉन मेटल लिक्विड है, एक ही नॉन मेटल है ब्रोमीन जो हमने पढ़ा है जो कि लिक्विड है। कौन सा केमिकल रिएक्शन हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एलिमेंट होना वो वाला ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए इन वाले एलिमेंट से, यानी कि जिनका सोल्यूशन है ना उससे ज़्यादा रिएक्टिव अगर एलिमेंट आपने डाला है, जो रोड वगैरह डाली है जिस मेटल की, अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर देखो चेक करते हैं, क्या आयरन मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, नहीं, सो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्या आयरन जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, नहीं, ये भी रिएक्शन नहीं होगा। क्या लेड मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन हमें पता है आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन ज़रूर होगा। ठीक है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए। अब कैथोड जो है वो हमें पता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव है, और एनोड क्या है, पॉजिटिव है, ये हमें पता है। और एनोड मड, एनोड के नीचे होना चाहिए। बस इतनी 3 चीज़ों के बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। ओके, हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जो कॉपर के प्लस आयंस है वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं और एनोड से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, बाकी हम देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी से हम चेक कर पाएंगे। कैथोड नेगेटिव है, लेकिन यहाँ तो कैथोड को पॉजिटिव दिखा रखा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कैथोड क्या है, हमें पता है कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। यहाँ कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, ये तो सही है। पर कैथोड के नीचे इम्प्योरिटी दिखा दी, यानी कि कैथोड मड, जो कि हमने पढ़ा है ऐसा कुछ नहीं होता है, एनोड मड होता है ना, तो फिर यहाँ तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में क्या है, एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, एनोड के नीचे मड है, ये सही लग रहा है मुझे। कॉपर कैथोड की तरफ जा रहे हैं, एनोड से रिलीज हो रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। डी में देखते हैं क्या एरर है, एनोड मड भी सही है, पॉजिटिव ये भी सही है। यहाँ देखो कॉपर जो है कैथोड से रिलीज हो रहे हैं और एनोड की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सो आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्लियर कर लिए हैं एग्जाम्पलर। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो हम पहले हर एक चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, तीनों के। उसके बाद अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे मूव ऑन करेंगे। अदरवाइज हम एमसीक्यूज को कवर करके सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।